एग्ज़ाम के लिए हम लोग अब तक 15 मार्च तक, यानी कि हमने अब तक 1 जनवरी 2025 से शुरू करके 15 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। ये आपका पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम लोग 16 मार्च से चलेंगे और इसे पूरा करेंगे 16 अप्रैल तक। ठीक है, इसके बाद आपके 2 वीडियोज़ और बचेंगे, यानी कि पार्ट 4 और पार्ट 5, जिसके बाद आपका जो करंट है यह पूरा 10 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो अगर पूरे लेक्चर की लास्ट 6 मंथ की जो कंप्लीट पीडीएफ है उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो क्रम में यह कौन सा है? क्रम में है 15वां। हॉकी इंडिया इसका आयोजक है। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है किसने? झारखंड ने जीता है। और ये जो था 1 से 12 मार्च 2025 तक कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? हरियाणा के पंचकुला में। तो यहाँ पर जो आयोजक है हरियाणा, वही हार गया और जीता कौन? तो झारखंड। ठीक है, तो सारे पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु ये है कि हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न ये है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ध्यान दीजिएगा कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 6 नई संपत्तियों को शामिल किया गया है। इसके बाद भारत से यूनेस्को की इस अस्थायी सूची में स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। तो हाल ही में जो भारत की 6 नई संपत्तियां शामिल हुई हैं यूनेस्को की इस सूची में, तो इनके नाम इस प्रकार से हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है आपका मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना में है। तीसरा अशोकन शिलालेख स्थल कई राज्यों में। 64वां योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश उड़ीसा में है। गुप्त मंदिर ये कई राज्यों में है। बुंदेलों का महल व किले जो कि मध्य प्रदेश और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखो, ये जो आत्मा है ना, आत्मा का अध्यक्ष चुना गया है किसको? अरुण मामेन को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यह आत्मा क्या आ गई भाई? तो देखो, आत्मा का मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। आत्मा की स्थापना होती है कब? 1975 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। हाल ही में किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रवाह और सारथी नामक अपनी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में WPL यानी कि वोमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर IPL के बारे में, तो IPL 2025 को जीता था किसने? RCB ने जीता था। आप ये बताओ कि RCB ने किसको हराया था? इसके बाद बात करते हैं WPL के बारे में। तो WPL का यह तीसरा संस्करण था और तीसरे संस्करण को भी जीता है मुंबई इंडियंस ने। अब तक जो भी संस्करण आयोजित किए गए हैं, तो पहला संस्करण, दूसरा संस्करण और तीसरा संस्करण। पहला संस्करण जीता था मुंबई इंडियन ने, दूसरा जीता है किसने? RCB ने, तीसरा फिर से जीत लिया है किसने? मुंबई इंडियन ने। तो सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में। कौन जीता? मुंबई इंडियन दूसरी बार, पहली बार के बाद तीसरी बार वाला जो आयोजन था इसको भी जीत लिया था। कौन हारा? कमाल की बात यह है कि यहाँ पर DC जो है दिल्ली कैपिटल, ये लगातार रनर अप बना हुआ है, अभी तक जीत नहीं पाया है। तो चौथा वाला जीत ले तो बेहतर रहेगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और देखो, यहाँ पर जो पहला संस्करण था वो 2023 में हुआ था और दूसरा हुआ था 2024 में, अब 2025 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यही बिंदु बनेंगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है या क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि WPL के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं?
तो ये बन गई हैं नेट स्काइवर। 29 मैच खेले हैं और इन्होंने बनाए हैं कुल कितने रन, 1027 रन। IPL 2024 जो कि 17वां संस्करण था, जीता था KKR ने। और अब बात करें तो IPL 2025 जो कि 18वां संस्करण था, किसने जीता है, RCB ने जीता है। आपको क्या बताना है, RCB ने किसको हराया है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसको नाम दिया गया है स्कॉट। स्कॉट किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों स्कॉट को लॉन्च किया है दिगंतारा नाम है। यह बेंगलुरु स्थित एक इनिशिएटिव है और इसने अपना पहला मिशन लॉन्च किया है स्कॉट। स्कॉट का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यह अंतरिक्ष निगरानी को समर्पित है। अभी कैमरा लग रहा है तो अंतरिक्ष की निगरानी करेगा। इसे जो है ना SpaceX का एक रॉकेट है ट्रांसपोर्टर 12, तो ट्रांसपोर्टर 12 से इसे जो है लॉन्च किया गया है। स्कॉट क्या काम करेगा, तो स्कॉट पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर जितने छोटे पिंडों पर भी नज़र रख सकता है। यह दुनिया की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं और गोल्ड मरकरी अवार्ड, ये किसको दिया गया है, गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, दलाई लामा को। तो इनका देखो, ये जो दलाई लामा है क्रम में ये 14वें दलाई लामा हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है, तेनजिन ग्यात्सो। ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं, भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष होता है कब, 16 मार्च को होता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे ये होता है 10 नवंबर को। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल को। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत किस शहर में FDI का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। ध्यान देना, प्रश्न क्या है कि भारत किस शहर में FDI का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना है, तो दुबई में। अभी देखो हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी 2025 में, कहाँ पर हुई थी, दुबई में हुई थी। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट दुबई में है। दुबई ने ही दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा भी स्टार्ट की है। कौन सा IIT दुबई में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलेगा, तो IIT मद्रास। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग दुबई। अट्टुकल पोंगल महोत्सव होता है, बस इतना याद रखना कि ये जो अट्टुकल पोंगल महोत्सव है ये केरला में होता है। कहाँ पर होता है, केरला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, PM युवा 3.0 की शुरुआत किसने की है। तो ध्यान देना कि PM युवा 3.0 की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान है IIT धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मार्च 2025 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो ध्यान देना कि मार्च 2025 में रायसीना डायलॉग का यह 10वां संस्करण था। कौन सा था, 10वां। 2025 में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। और ध्यान देना कि यह 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया गया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। और चीफ गेस्ट कौन थे, न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन। थीम क्या है, काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के कितने चंद्रमा को मान्यता दे दी है। तो ध्यान देना कि मार्च 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने शनि ग्रह के कुल 274 चंद्रमाओं को मान्यता दी है। ध्यान देना कि अब सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो है किसके पास है, किस ग्रह के पास हैं, तो सैटर्न यानी कि शनि के पास हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है। तो देखो यहाँ पर ना बुध के कुल कितने चंद्रमा हैं, 0, ठीक है। बुध का कोई चंद्रमा नहीं है, शुक्र का भी कोई चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। और बृहस्पति के कितने हैं, 95। शनि के कितने हैं, 274 हो गए हैं शनि के। इसके अलावा बात करें तो अरुण के कितने हैं, 28 हैं। और वरुण कितने हैं, 16 हैं।
तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा 274 मून किसके हैं? तो 74 मून हो गए हैं आपके शनि के, यानी कि सैटर्न के। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि फिट इंडिया कार्निवाल मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फिट इंडिया कार्निवाल मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस होता है, बताओ कमेंट करके। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्च 2025 में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? यानी कि प्रकाश को, लाइट को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। कैसे याद रखेंगे? राहुल गांधी कहाँ के हैं? राहुल गांधी इटली के हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी के निहार वालों ने क्या किया है? उन्होंने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में बदल दिया है। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं देखो, पूरी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? क्या प्रश्न है? निजी पुनर्बीमा कंपनी बन गई है, कौन सी? वैल्यू एटिक्स रीइंश्योरेंस ना, रीइंश्योरेंस पढ़ेंगे इसे। तो एडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में। किस समिति की सिफारिश पर? आर्यन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर एडाई की स्थापना की गई थी। एडाई का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? यह हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो शिलोंग में रखी गई है, शिलोंग मेघालय में। नेक्टर का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड रीच, ये है नेक्टर, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से देख लेना। हाल ही में DSII का दर्जा दिया गया है किसको? तो 2024-25 के लिए DSII का दर्जा मिला है किसको? LIC को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्प ऑफ इंडिया को और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को। अब ये जो DSII है क्या है? दो तथ्य हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुन लेना इसको। एक होता है आपका DSBI यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, ठीक है। तो DSBI में कुल कितनी बैंकें हैं? 3 बैंक हैं। कौन कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC बैंक, ये DSBI में आती हैं। इसी प्रकार से DSII यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस के लिए भी LIC है, जनरल इंश्योरेंस है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। 3 यहाँ पर कंपनियाँ हैं। कौन कौन सी? LIC, जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। रेडाई ने हाल ही में 2024-25 के लिए 3 बीमा कंपनियों को DSII का दर्जा दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि एडाई, तो एडाई का मुख्यालय कहाँ पर है? याद करो, खैर याद कर लो, आपको याद आ जाएगा और फिर भूलेगा नहीं। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में PMIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। PMIS मोबाइल ऐप यानी कि PM इंटर्नशिप स्कीम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? वित्त मंत्री के द्वारा। हमारी वित्त मंत्री कौन है? कौन है? निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन बना है? तो ध्यान देना, ये बन गया है दिल्ली मेट्रो। भारत के किस राज्य ने आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगा दिया है? तो ये काम किया किसने? सिक्किम ने किया है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक, ठीक है। और हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अप्रैल में त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं स्टुअर्ट यंग। कौन बने हैं? स्टुअर्ट यंग, ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना है, एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, याद करो कि इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आपको ये बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 संस्करण था इसका 18वां। इतनी बातें तो आपको याद होंगी। ये बताओ कि
यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, मुख्य अतिथि, उनका नाम क्या आपको याद है क्या? हालांकि मैंने बताया तो है, लेकिन आप याद करो। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो बताते हैं। देखो, यही थे प्रेसिडेंट। कौन? क्रिस्टीन कंगालो, जो कि प्रेसिडेंट है किस देश के? त्रिनिदाद और टोबैको के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना को शुरू किया है? अब नाम में राजीव गांधी है, तो कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस सरकार होगी, और आसानी से आप इसे गेस कर सकते हैं, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से C5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो जाक्सा के सहयोग से केंद्र सरकार ने C5 चंद्रयान का जो 5वां मिशन है, चंद्रयान 5 मिशन को, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया ना कि हमारा जो चंद्रयान 5 मिशन होगा उसमें हमारा सहयोग कौन करेगा? जापान का स्पेस सेंटर जो है, जिसको कहते हैं जाक्सा। ठीक है, तो इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। उन्होंने 13 मार्च को चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है और इसे जापान के जाक्सा के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखना इसको। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण नामक अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो भारत और फ्रांस करते हैं वरुण अभ्यास। अच्छा, ये बताओ कि भारत फ्रांस के साथ कौन कौन से अभ्यास करता है? याद करो। हालांकि यह वरुण का 23वां संस्करण था। कितना? 23rd। और यह आयोजन 19 से 22 मार्च तक किया गया था। इसमें भारत और फ्रांस ने प्रतिभाग किया था। कहाँ पर किया गया था? तो अरब सागर में किया गया था। वरुण का अभ्यास अरब सागर में किया गया था। 23वां संस्करण 2025 में। पहला संस्करण इसका कब हुआ था? 2001 में हुआ था। तो ध्यान देना कि भारत और फ्रांस साथ साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? वरुण, गरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स। ठीक है, वरुण, गरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स। इसी प्रकार से ध्यान देना कि एक एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट। क्या नाम है? डेजर्ट नाइट। इसको 3 देश मिलकर करते हैं। भारत, फ्रांस है, साथ ही साथ उसमें UAE भी जुड़ जाता है। तो इंडिया, फ्रांस और UAE, ये 3 देश शामिल होते हैं डेजर्ट नाइट में। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज के श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। तो ध्यान देना इसको कि विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? श्रीकांत। कौन बने हैं? श्रीकांत। नेक्स्ट है आपका, होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? गायत्री चक्रवर्ती को। किसको दिया गया है? गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार। तो होलबर्ग पुरस्कार क्या है? ये होलबर्ग पुरस्कार देता कौन है? नॉर्वे सरकार। ठीक है, यह मानवता के लिए सोशल साइंस में, लॉ में, धर्मशास्त्र में या रिसर्च में, किसी भी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और गायत्री चक्रवर्ती ये कौन है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जो कि एक साहित्यकार और सिद्धांतकार भी हैं। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष ने, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। उन्होंने कहाँ पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। तो श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है IIT मद्रास में। यह सेंटर अंतरिक्ष यानों के थर्मल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक। कौन? विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत 118वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, इसे कौन जारी करता है? UNSDSN, यानी कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो टॉप पर कौन है? फिनलैंड है, लगातार 8वें साल। ठीक है, पहले एक मोबाइल आती थी। कौन सी मोबाइल आती थी? सबसे ज़्यादा चर्चित थी ये मोबाइल, नोकिया का ओरिजिन था फिनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि मोबाइल पाकर फिनलैंड वाले बहुत खुश थे। सबसे पहले कौन खुश हुए? फिनलैंड वाले, क्योंकि नोकिया उनके यहाँ की कंपनी थी और मोबाइल बनाती थी। तो फिनलैंड लगातार 8 साल से बहुत खुश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, दूध पी के।
विश्व की जो दुग्धशाला कही जाती है, कौन सा देश कहा जाता है? डेनमार्क। तो मोबाइल चला के फिनलैंड खुश, फिर डेनमार्क दूध पी के खुश, फिर आइसक्रीम खा के आइसलैंड वाले खुश। तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 3 देश हैं जो कि टॉप 3 में हैं। ठीक है, तो मोबाइल पा के सबसे ज़्यादा खुश कौन हो रहे हैं? मोबाइल पा के, फिर दूध पी के, फिर आइसक्रीम खा के। भारत वाले भाई यहाँ पर ना तो मोबाइल बनता है कोई ढंग का, ना ही हम, ठीक है दुग्ध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये संज्ञा नहीं मिली कि हम दुनिया की दुग्धशाला हैं। और आइसलैंड, तो कुल मिला के 118वें स्थान पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कितने दिनों के बाद ISS से धरती पर वापस की है? शुभम शुक्ला का नाम तो याद ही रहेगा आपको। ठीक है, शुभम शुक्ला क्यों गए, क्यों आए, कब गए, कब आए, और ये भी कि उनका उद्देश्य क्या था, किस रॉकेट से गए थे, कौन कौन से लोग उनके साथ थे। कुछ प्रश्न बनेंगे आपके, तो सारे प्रश्न आपको पता ही हैं, हाल ही की घटना है, तो उसको देखते रहिएगा। फिलहाल बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। लगभग 1 साल वहाँ पर जाकर फंस गई थी, गई तो थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन लौटने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। उन्होंने 286 डेज ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर निवास किया। 9 महीना 14 दिन लग गए उनको वापसी में। और फिलहाल यहाँ पर प्रश्न ये है कि किस वाहन से वो वापस आई हैं? तो बोइंग स्टार लाइनर इसके स्पेस क्राफ्ट से वो वापस आई हैं, स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के तहत ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? कई बार तो प्रश्न ये भी आता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो होता है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता, याद रखना। और इस साल का जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? देखो आजकल ना क्या है, लल्लन टॉप, पहले तो ये समझिए आज तक की जो मृदुलिका झा हैं, तो हिंदी के लिए पुरस्कार किसको मिला है? आज तक की मृदुलिका झा को। और हिंदी प्रसारण श्रेणी में ये पुरस्कार किसको मिला है? लल्लन टॉप के सिद्धांत मोहन को। ठीक है, सिद्धांत मोहन को। नेक्स्ट आपका है विश्व गौरैया दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिवर्ष होता है कब? 20 मार्च को होता है। इस साल की थीम है ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर्स। ठीक है, इसी तरह से 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे होता है। ठीक है, भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वें स्थान पर है। तो 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे होता है, थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। 20 मार्च को ही होता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, थीम है ए हैप्पी माउथ इज़ ए हैप्पी माइंड। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट को एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म चुना गया है। ठीक है, एशियन फिल्म अवार्ड का यह 18वां संस्करण था, प्रवासी भारतीय दिवस का भी यह 18वां संस्करण था, और एशियन फिल्म अवार्ड का भी यह 18वां संस्करण था। दोनों को आप याद रखेंगे तो एक साथ आसानी से आप 18वां याद रख पाएंगे। इसका आयोजन हांगकांग में किया गया था। बेस्ट फिल्म चुनी गई थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। डायरेक्टर इसकी हैं पायल कपाड़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पायल कपाड़िया। और देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद नाइट्रोजन भंडार खोजा गया है कहाँ पर? फ्रांस में खोजा गया है। तो आपने देखा है कि फ्रांस हमारा अच्छा मित्र भी बन गया है, और सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज की गई कहाँ पर? तो फ्रांस में ही की गई है। अब ये जो सफ़ेद हाइड्रोजन है, क्या ये मतलब जो हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों यह इतना जो है हाईलाइटेड है? आपको बता दें कि फ्रांस के मोसेल में 46 मिलियन टन विशाल सफ़ेद हाइड्रोजन खोजा गया है। इसका मूल्य लगभग 92 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अब देखो सफ़ेद हाइड्रोजन की कीमत होती है $1 प्रति किलोग्राम, मतलब कुल मिला के 80 रुपये देंगे तो आपको 80 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन आप जाएंगे लेने के लिए ना, तो आपको देना पड़ेगा 480 रुपये, मतलब $6 के आसपास, 6 USD आपको देना पड़ेगा। तो ये 6 गुना महंगा पड़ता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो उससे सस्ता है आपका वाइट हाइड्रोजन, जो कि कहाँ पर खोजा गया है? फ्रांस में खोजा गया है। भारत और फ्रांस कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं बताओ? अभी मैंने आपको बताया था। 2025 की जनगणना में पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले कितने गैंडे हैं? तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की जनगणना की गई तो वहाँ पर 392 पाए गए। 2022 में इनकी संख्या 347 थी, थोड़ी सी बढ़ी है, अब 392 है। 25 में कितनी हो गई है? 392 हो गई है। 13 में संख्या 229 थी, तो बढ़ रहे हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ये असम और पश्चिम बंगाल में भी होते हैं। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का तो प्रसिद्ध ही है एक सींग वाले गैंडे के लिए। मार्च 2025 में लॉन्च टू दी सेवेंथ जनरेशन ये किताब आई है। टू द सेवेंथ जनरेशन किताब डॉक्टर V.I. मथान के द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर दिया गया, किसको दिया गया है? चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये प्रतिवर्ष होता है कब? 21 मार्च को होता है। ठीक है। पहली बार इसे 2013 में मनाया गया था और इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। फॉरेस्ट एंड फूड। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में लगभग हर साल 1 करोड़ मिलियन हेक्टेयर वन भूमि जो है वो नष्ट हो रही है। सोचिए कि कितनी बुरी स्थिति है कि 1 करोड़ मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष जो है नष्ट हो रही है। और 21 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मार्च को ही विश्व सिंड्रोम दिवस, विश्व ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाता है। और इसीलिए अब यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि 21 मार्च को क्या क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व सिंड्रोम दिवस, विश्व ग्लेशियर दिवस। ठीक है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ध्यान देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है। और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को ही विश्व कठपुतली दिवस भी होता है। हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल विजेता बने हैं CUQ। यहाँ के हैं ये चीन के हैं। ठीक है। मार्च 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है गुंटर ब्लोसल को। किसको दिया गया है? गुंटर ब्लोसल को। गुंटर ब्लोसल कहाँ के हैं? वियना के एक जल वैज्ञानिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि अब ये प्रश्न देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा आपका। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा, इसको ध्यान से देख लो और ये बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से हैं। ठीक है। और ये भी पूछा गया था कि वो किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान देना कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ये जो हैं तैराकी से संबंधित हैं और 2 बार इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है। कहाँ की हैं? तो ये जिम्बाब्वे की हैं। याद रखना इसको। किसकी जगह लेंगी? थॉमस बक की। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? रामवी सुतार को। रामवी सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलहाल रामवी सुतार जी काफ़ी उम्रदराज हैं, लगभग 100 साल की इनकी उम्र है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है कौन? पंजाब बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विश्व जल दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस 2025 में इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण और 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस भी मनाया गया था। तो 22 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व जल दिवस। थीम क्या रखी गई? ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है केवल वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप, एक बायोटेक स्टार्टअप है जो कि इंडियन बायोटेक स्टार्टअप है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बायोसारथी नामक पहल शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। इस पहल को 21 मार्च 2025 को हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको प्रदान किया है। ठीक है, शुरू किया है। असम भारत का पहला राज्य जिसने बायो E3 नीति को अपनाया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। असम जो है भारत का पहला राज्य है जिसने
बायो E3 नीति को अपना लिया है। ठीक है, बायो E3 नीति क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट से लिया गया है आपका E3। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट से लिया गया है E3। समझ गए आप? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बन गया है बेंगलुरु। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ नामक जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया है? तो CDOT ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है किसने? अनाहत सिंह ने। अब SRFI क्या है? स्क्वैश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट 2025 यह मार्च के महीने में 17 से 21 मार्च तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर? चेन्नई में। वुमेंस में सिंगल में अनाहत सिंह और आकांक्षा सालुखे ने अपनी जीत दर्ज कराई है। मेन सिंगल में वीर छोटानी और मेलविल सैनी मैनिक, इसमें $15,000 का इनाम मिलता है। SRFI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, पर्पल फेस्ट 2025 ये कहाँ पर मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया पर्पल फेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? तो देखो कबड्डी विश्व कप, इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि खो खो विश्व कप के बारे में। खो खो विश्व कप का आयोजन 2025 में कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। और इसमें फाइनली आप देखेंगे तो नेपाल और भारत के बीच में यह आयोजन किया गया था। और यहाँ पर विजेता यानी कि आप मेल में देखेंगे तो इंडिया VS नेपाल, इंडिया विजेता रहा, नेपाल को हराया। फीमेल में देखेंगे इंडिया VS नेपाल, इंडिया ने नेपाल को हराया। दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपका भारत ही विजेता बना। इसी प्रकार से देखेंगे तो जो ये जो कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। पहली बार कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर हुआ। मेंस और वोमेन दोनों में ही विजेता बना है भारत और दोनों में ही उप विजेता बना है इंग्लैंड। तो जैसे कि खो खो वाले में दूसरे स्थान पर रहा था नेपाल, मेल फीमेल दोनों में विजेता रहा था भारत, मेल फीमेल दोनों में, वही चीज़ यहाँ पर हो गई। लेकिन खो खो वाला हुआ था नई दिल्ली में और ये जो आपका कबड्डी विश्व कप है ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड में किया गया। ठीक है, अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ये भी ध्यान रखना। विनोद कुमार शुक्ल एक हिंदी लेखक हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। 12 हिंदी लेखकों को यह पुरस्कार अब तक मिल चुका है। ध्यान देना कि इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं और सरस्वती की कांसे की प्रतिमा मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में है और एक इंग्लिश। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आपको बता दें, इनकी एक किताब है नौकर की कमीज, इस पर एक फिल्म भी है मणि कौल की, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक मैं आपको कहाँ पर दूंगा? टेलीग्राम पर दे दूंगा, चाहे तो देख सकते हैं। नौकर की कमीज 1979 में। दीवार में एक खिड़की रहती थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसको कब? 1999 में। सब कुछ होना बचा रहेगा, यह इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है, 1992 में आया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। पहली बार इसे 1965 में जी शंकर कुरूप जो कि मलयालम कवि थे उनको प्रदान किया गया था। 2024 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। पहले हिंदी लेखक जिनको ये पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंदन पंत थे 1968 में चिदम्बरा के लिए। पहली महिला कौन थी जिनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1976 में आशा पूर्णा देवी प्रतिश्रुति के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना द टाइम्स ग्रुप के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय साहू शांति प्रसाद जैन ने कब की थी? 1944 में की थी। ठीक है, पहली बार कब दिया गया था? 1955 में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? नेटुम्बो नंदी नदैतवाह।
और न से नेटुम्बो, न से नंदी, न से नदैत्वा, न से नामीबिया। तो याद रखना कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं नेटुम्बो नंदी नदैत्वा, यानी कि N3 ट्रिपल N। नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है? विंडहॉक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? नामीबिया N333 विंडहॉक, नामीबिया N333 और विंडहॉक, ठीक है। तो NN3W, नामीबिया की राजधानी कौन? नेटुम्बो नंदी नदैत्वा और राजधानी विंडहॉक, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है केरला। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है कहाँ पर? केरला में की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस होता है कब? 24 मार्च को होता है। थीम है यस वी कैन एंड टीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च 1982 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। ये ध्यान रखना, यही वजह है कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये 2025 का जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? R.K. श्री राम कुमार को दिया गया था, जो कि वायलिन वादक हैं। और 2025 का नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया था उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम के लिए। इसी प्रकार संगीत कला आचार्य का पुरस्कार मिला था श्यामला वेंकटेश्वरन T.R. गोविंद राजन को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले समुद्री नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? भारत और 10 अफ्रीकी देश मिलकर यह अभ्यास कर रहे हैं, नाम है इसका आइकमे, AIKEYME, ठीक है। यह एक नेवल एक्सरसाइज है। भारत और तंजानिया के साथ 10 अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? एकमे का क्या मतलब होता है? एकता होता है। 10 देश हैं इस प्रकार से: दक्षिण अफ्रीका, केन्या, एरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेजल्स और मोजाम्बिक। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ खोजे हैं किस राज्य में? तो केरला में, ठीक है। ASI ने कहाँ पर? केरला में 110 मेगालिथ खोजे हैं। मेगालिथ क्या होते हैं? बड़े पत्थर की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। फाउंडर्स के कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। DG कौन है? यदुवीर सिंह रावत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की, ठीक है। और अब सांसदों का वेतन कितना हो गया? लगभग 1,24,000 हो गया है। ये देखिए 11वीं एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ आवर डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। जिस दिन विश्व जल दिवस था उसी दिन मनाया गया अर्थ आवर डे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? तो डॉल्फिन सफारी ये कहाँ पर बनेगी? वाराणसी में बनेगी। हालांकि डॉल्फिन पर जो रिसर्च सेंटर है वो पटना में है, लेकिन डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉल्फिन है ना, ये उत्तर प्रदेश में राज्य जलीय जीव भी है और इसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है पटना में, ठीक है। बी सुमित रेड्डी ने खेल से संन्यास ले लिया है। बी सुमित रेड्डी यह बैडमिंटन से संबंधित थे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया दूसरी बार। विजेता रहा है हरियाणा। इसकी शुभंकर रही है उज्ज्वला नामक गौरैया, ठीक है। पहली बार भी यही थी, उज्ज्वला ही थी, इस बार भी उज्ज्वला है। टैगलाइन है इसकी हौसलों की उड़ान। एंथम रहा खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किया गया था। तो मेडल टैली में टॉप पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर
यूपी है। यूपी का स्थान कौन सा है? तीसरा है। बात करें अगर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, तो इसका आयोजन किया गया, 5वां संस्करण था ये, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का। और इसमें टॉप पर सर्विसेज यानी कि भारतीय सेना रही, दूसरे स्थान पर हिमाचल, तीसरे स्थान पर लद्दाख रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण तमिलनाडु में खेला गया। इसका वीर मंगई शुभंकर रहा, टॉप पर रहा महाराष्ट्र। और इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए, कहाँ पर? असम में खेले गए। शुभंकर का नाम था अष्टलक्ष्मी, टॉप पर रहा था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। सारी बातें रट लीजिएगा। इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं, और ये PDF मैं कई बार कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ नॉमिनल ज़रा सा शुल्क देना पड़ेगा और ये PDF आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। हाल ही में भारत सरकार डेटा के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर वन क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक हैं, वहाँ पर भी अब वनों पर अतिक्रमण चल रहा है, ठीक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में मध्य प्रदेश का 1734 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को विकास और गैर वन उपयोग में बदल दिया गया है। सोचिए कि इतने जंगल कट गए, 1734 वर्ग किलोमीटर जो ज़मीन थी कट गई है। तो फिलहाल देखेंगे ना, तो जो डेटा है उसके मुताबिक सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए जो बदला गया है, तो टॉप पर मध्य प्रदेश है। फिर ये काम उड़ीसा में भी खूब चल रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है, ठीक है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू होगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अमूल कंपनी के संस्थापक त्रिभुवन भाई पटेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का गठन किया है? लीबा का गठन किया है। लीबा का मतलब लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, तो ये हो गया आपका श्रीलंका। एबल पुरस्कार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एबल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? मसाकी काशीवारा को दिया गया। एबल पुरस्कार किसको दिया गया? मसाकी काशीवारा को दिया गया। एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कौन देता है? नॉर्वे के राजा देते हैं। और इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो स्थापना हुई 2002 में, पहली बार इसे 2003 में दिया गया। और फिलहाल किसको दिया गया था पहली बार? जीन पेरिसेरी को दिया गया था, जो कि फ्रांस के थे। और इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन को प्रदान किया जाता है। अब तक केवल एकमात्र भारतीय गणितज्ञ हैं जिनको एबल पुरस्कार मिला है, 2007 में मिला था SR श्रीनिवास वर्धन को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपका जो अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, उसको देखते हैं। ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकता है। बताओ, सेप कटकारा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सेप कटकारा विश्व कप है, ये आपको बता दें तो जो आपका फुटबॉल और वॉलीबॉल होता है उसका मिश्रण होता है सेप कटकारा। इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? बिहार में किया गया, ध्यान दीजिएगा। और यह एक पारंपरिक एशियाई खेल है। शुभंकर रहा था एक भैंस है जिसका नाम है भीम। और भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को फाइनल में हराकर पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। इसमें कौन सी टीम जीती है? इंडियन टीम। किसको हराया था? जापान को। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार किस वन्यजीव अभयारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? तो झज्जर बचौली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है भारत। ये तो मैंने आपको बताया ही था। इसके बाद है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिस्र के तट पर डूबी उस पनडुब्बी का नाम बताइए जिसमें 6 विदेशी पर्यटक मारे गए। तो नाम था इसका सिंदाबाद, ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं कहाँ पर? अमेरिका में हैं, ठीक है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कितने? 877।
फिर चीन में है 823, भारत में है 284। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी आंकड़ों में 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान केन्या का है, यानी कि चाय का एक्सपोर्ट करने में केन्या के बाद दूसरा स्थान इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, और 34वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, साधु भद्रेश दास को। इनकी जो किताब है उसका नाम क्या है, तो ध्यान देना कि किताब का नाम स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है। ठीक है, कौन देता है इसको, के बिरला फाउंडेशन। पहली बार 1991 में हरबंस राय बच्चन को दिया गया था हिंदी में, और 2023 का यह 33वां जो सरस्वती सम्मान था प्रभा वर्मा को दिया गया था। ये तो 34वां है जो कि अभी दिया गया है। अब म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, आपको याद होगा ना कि मार्च में म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद जो वहाँ पर तबाही मची थी, उस तबाही को थोड़ा सा राहत देने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, भारत किस देश के साथ इंद्र नामक अभ्यास करता है, तो इंद्र नामक जो अभ्यास है भारत रूस के साथ करता है। ठीक है, और राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और ये आपका भारत किस देश में आयोजित इनियोकोस 2025 अभ्यास में हिस्सा लेगा, तो इनियोकोस 2025 ये ग्रीस यानी कि यूनान में आयोजित किया गया था। यह एक इनियोकोस क्या है, यह एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि द्विवार्षिक है। ठीक है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है, ग्रीस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है किसको, IIT कानपुर को। ठीक है, ओडिशा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, VRSAM। ठीक है, VL यानी कि वर्टिकल लॉन्च, SR मतलब शॉर्ट रेंज, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है, 50 किलोमीटर। ओडिशा के चांदीपुर टेस्टिंग फायरिंग रेंज से इसे लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किया गया किसके द्वारा, भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और दीदी की दुकान किसके द्वारा चलाई जाएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर अगला, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, तो यस रविंद्र भट्ट। क्या नाम है, यस रविंद्र भट्ट। नेक्स्ट है आपका, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो लगभग 50 मिनट का हो गया है, तो समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, और अब तक जितने पार्ट अपलोड हुए हैं सबकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और जल्द ही हम ये पूरी सीरीज ख़त्म कर देंगे। तो अगला पार्ट अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।